चलिए, गुड इवनिंग क्लास। फाइनली आई एम अवेलेबल विथ आईबीसी अमेंडमेंट। अब सारे बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रियांशी अग्रवाल, एकता शर्मा, हनी सोनी, मनीषा ठाकुर, है ना। गुड इवनिंग टू यू ऑल। निहारिका जायसवाल, है ना। ये सारे बच्चे आ गए हैं, अभी और बच्चे आएंगे। आदित्य राज, राशि गुप्ता, भारती जैन, शिवांगी शर्मा। राशि गुप्ता इज राइटिंग गुड टू सी यू अगेन सर। मैं तो लगभग अब डेली ही आ रहा हूँ यूट्यूब लाइव, रात 8 बजे, है ना। एमडब्ल्यूएफ में तो आ ही रहा हूँ, कभी कभी टीटीएफ में भी आ जा रहा हूँ, है ना। भारती जैन, मोस्ट अवेटेड सेशन। कृष्णा, श्वेता पाल, सिम्मी जायसवाल, बच्चे अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। देव प्रकाश पंडित, चलिए गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करें। वंदिता त्रिपाठी, है ना, अन्नू सिंह, बलराम अर्जुन, राशि गुप्ता, भारती जैन। ठीक है, तो अब ये बच्चे सारे के सारे आ गए। जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं, अगर आपके कोई दोस्त वोस्त हैं जो भूल गए हैं, उनको एक बार रिमाइंड कर दीजिए, है ना, जिससे कि मैं शुरू करूं। ललिता रानी, सीएस प्रोफेशनल, आईबीसी अमेंडमेंट, सीएस एग्जीक्यूटिव, एसबीईसी अमेंडमेंट। भार्गवी शर्मा, अंकित अग्रवाल, वंदिता त्रिपाठी। अच्छा, वंदिता त्रिपाठी सबसे पहले पूछ रही कि ये अनाउंसमेंट क्या क्या है, ये बताइए पहले। अच्छा, अभी पहले अमेंडमेंट कराऊंगा, उसके बाद, या चलो बीच बीच में बोलता रहूँगा। मयंक सारस्वत, जनरल नॉलेज जीके, साजिद हसन। ये सारे बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कर रहे हैं। गीतांजलि कश्यप, चलिए, सबका गुड इवनिंग बोलने का तरीका अलग अलग है। कोई गुड इवनिंग सर जी, कोई तो आई लव यू सर लिख दे रहा है। चलिए, अच्छा है। मानसी बल्लोदी, गुड इवनिंग सर। भारती जैन, अनाउंसमेंट क्या? अच्छा, सबको सबसे पहले ना अनाउंसमेंट जानना है ना। चलिए जी, तो शुरू करें फिर। मुझे लगता है अब सारे बच्चे धीरे धीरे आ गए हैं। साजिद हसन भी आ गया। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, है ना। कार्तिक जोशी, राम राम गुरु जी, देखो, है ना। तो हर तरीके के बच्चे हैं, सबका अपना अपना बोलने का तरीका है, प्यार दिखाने का तरीका है ना। चलिए जी, शुरू करते हैं फिर, है ना। अमेंडमेंट, वर्षा जैन, चलिए। अब तो सारे बच्चे जुड़ गए हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि आज का जो ये आईबीसी अमेंडमेंट है, ये किन बच्चों के लिए है ना। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, है ना, का जो एग्जैक्टली अमेंडमेंट है, इट इज़ फॉर प्राइमरली, ये तो सीएस प्रोफेशनल के अंदर सीआर सब्जेक्ट है। सीआर नाम का जो सब्जेक्ट है वो 2 वॉल्यूम में है। जो मैंने बुक बनाया है वो भी, जो आईसीएसआई ने बुक बनाया है वो भी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम सेकंड इज होली डेडिकेटेड टू आईबीसी, आप ये कह सकते हैं। तो आईसीएसआई का भी वॉल्यूम सेकंड, सीआर वॉल्यूम सेकंड, और मेरा भी सीआर वॉल्यूम सेकंड इज होली डेडिकेटेड टू आईबीसी। तो आज सी आर वॉल्यूम सेकंड, चूंकि सी आर वॉल्यूम फर्स्ट के ऊपर मैं अमेंडमेंट पहले करा चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन के लिस्ट में, अगर आप देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो मैंने उसका लिंक दिया हुआ है ना। तो जो जिन बच्चों का सी आर वॉल्यूम फर्स्ट का अमेंडमेंट छूट गया है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिए, है ना, वहाँ मिलेगा। अब जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए तो एस बी ई सी, अच्छा पहले सी एस एग्जीक्यूटिव, जो सी एस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं उनके लिए भी ये अप्लीकेबल है। सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट के बच्चे, है ना, एस बी ई सी सब्जेक्ट है, उसके अंदर आईबीसी है ना। एग्जीक्यूटिव के अंदर थोड़ा कम आईबीसी है, पर सी एस प्रोफेशनल के अंदर तो पूरा आईबीसी है। तो जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक बार मैं देखता हूँ और बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले जो सी एस प्रोफेशनल के बच्चे हैं वो अपना सी आर वॉल्यूम सेकेंड निकाल लीजिए, ठीक है।
सी आर वॉल्यूम सेकेंड जल्दी से निकाल लीजिए और मुझे यहाँ पे लिखिए कि आपने सी आर वॉल्यूम सेकेंड का बुक निकाल लिया, उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा आगे। ठीक है। जो सी एस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं वो अपना एस बी ई सी, जो एग्जैक्टली मुझे लगता है वॉल्यूम फर्स्ट में ही आई बी सी है ना, एक बार आप देखिए और उसको रेडी करिए। ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, जो सी एस प्रोफेशनल के बच्चे हैं उनके बुक के हिसाब से मैं पेज नंबर बोलूँगा, तो सी एस एग्जीक्यूटिव वाले में ये मैच नहीं करेगा। तो सी एस एग्जीक्यूटिव के बच्चे आराम से ध्यान से पहले सारी कहानी सुन लेंगे, उसके बाद हेडिंग के हिसाब से बाद में जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हेडिंग के हिसाब से मैच कर करके वो अपना अमेंडमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो मैं अमेंडमेंट पूरा ही कराऊंगा, तो पूरा अमेंडमेंट कराऊंगा सीधा आईसीएसआई ने जो सप्लीमेंट दिया है मैंने वहीं से पूरा अमेंडमेंट उठाया है। ठीक है। तो उस केस में अब सारे बच्चे लिखना है कि सर एसबीसी भी निकाल लिया और सीआर के बच्चों ने भी बुक निकाल लिया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। तो सीआर बुक के हिसाब से मैं पेज नंबर बोलूँगा, जो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं वो थोड़ा हेडिंग देख देख के मैच कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अभी सुनते रहेंगे लगातार, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ पूछना होगा तो वो पूछ सकते हैं लाइव चैट में। ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, है ना। चलिए जी, आज मैंने बोला था कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा, उसमें से एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ आप सबों को मालूम चल गया होगा। तो गुड न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग कोरोना पैंडेमिक, है ना। कल आप लोग को अगर मालूम हो तो एम्स के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू आया और उन्होंने कह दिया कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक मतलब जनवरी के बिगनिंग में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है ना। तो कल एक कह सकते हैं कि 2020 की पहली खुशखबरी, उस खुशखबरी को और बढ़िया सा सर्टिफिकेशन आज मिला हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी चीफ मिनिस्टर के साथ कोई कोविड पे मीटिंग चल रही थी, उसमें भी उन्होंने बोल दिया कि कुछ वीक्स के अंदर, है ना, कुछ वीक्स के अंदर हमें कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा ही सुखद हेडलाइन आज मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मैं आप सबों को भी बताऊं। अच्छा ज़रा बताओ, कुछ वीक का मतलब क्या? मतलब वीक का मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सिक्योरिटी लॉ में होता है, सिक्योरिटी लॉ में देखते हैं ना वीक्स का मतलब 26 वीक, तो 26 वीक का मतलब तो 6 महीने हो जाता है। सिक्योरिटी लॉ जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें इस तरीके चलता है 52 वीक्स, 52 वीक्स का मतलब तो 1 साल हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई वीक उन्होंने बोला है, या क्या लगता है आप लोग को कि वीक का मतलब बहुत हुआ तो 6 वीक, 6 वीक का मतलब 1.5 महीने, या 1 महीने के अंदर ही, है ना। इस पर मैं काफ़ी सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो वीक्स बोला कि कुछ वीक्स में हम ले आएंगे, तो कुछ वीक्स का इंटरप्रिटेशन क्या है? कुछ वीक्स का इंटरप्रिटेशन ये है कि बस 1-1.5 महीने में हो जाएगा। 1-1.5 महीने का मतलब बहुत बहुत खींचेंगे तो 26 जनवरी तक, है ना। और मुझे तो लगता है 26 जनवरी से पहले ही हो जाएगा। तो दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी का फर्स्ट वीक बोला गया है, वंदिता त्रिपाठी बोल रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब जनवरी में, ये जब भी मैं ये न्यूज़ सुनता हूँ ना कि वैक्सीन, तो वैक्सीन मुझे नहीं दिखता। वैक्सीन को तो मैं, अगर मान लो आप लोग वैक्सीन देखते होगे तो वैक्सीन कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है ना, इस तरीके से कुछ करके वैक्सीन बना हुआ होता है। तो वैक्सीन जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो वैक्सीन नहीं, वो है बेसिकली फेस टू फेस क्लासेस, फेस टू फेस क्लास। मुझे वैक्सीन नज़र आता है एज अ फेस टू फेस क्लास। तो जहाँ वैक्सीन आई और हमारा फेस टू फेस स्टार्ट हुआ, पर वैक्सीन से पहले भी स्टार्ट हो जाएगा। एक और अच्छी न्यूज़ है, मैं बताता हूँ। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो रिसर्च करती, कुछ इस तरीके से आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है कि उन्होंने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरीज को बोला है कि अब स्कूल खोल दिए जाएं, है ना। वो प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर, सारे जितने स्टेट गवर्नमेंट हैं और यूनियन टेरेटरीज हैं, कि खासकर 9th के बाद, 9, 10th, 11th, 12th और उसके बाद तो सारे प्रोफेशनल कोर्स, उसमें CS आ गया, CA, इंजीनियरिंग कोर्सेस हैं, मेडिकल कोर्सेस हैं, इन सब की क्लासेस खोल दी जानी चाहिए। चूँकि अब मार्च वार्च में एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रेशर बनाया है, तो प्रेशर बनाया है और वो कह रहे हैं कि 4 जनवरी से खोल देनी चाहिए। तो अगर वो प्रेशर भी काम कर गया और वैक्सीन भी आ गया, तो इसका मतलब अब लगभग ये पॉसिबल हो जाएगा कि बहुत जल्द अब फेस टू फेस क्लासेस ओपन हो जाएंगी, है ना। तो कैसा लगा आप लोग को ये सब सुन के, ये फेस टू फेस वाली बात, है ना। कोई बच्चे बोल रहे हैं सर स्कूल तो खुल गए सर, कॉलेज नहीं खुल रहे, ये सब जो भी है
ठीक है, लेकिन मेरा मानना है फेस टू फेस क्लासेस खुल जाएंगी और बहुत जल्दी खुल जाएंगी, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करें, फिर अमेंडमेंट शुरू करें। तो बढ़िया लगा एग्जैक्टली आप लोगों को ये पूरा का पूरा न्यूज़, है ना। सारे बच्चे बोले बेस्ट न्यूज़ सर, बढ़िया न्यूज़, गुड न्यूज़, है ना। चलो जी तो शुरू करते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो आईबीसी अमेंडमेंट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट्स, है ना। चलिए जी, अमेंडमेंट का मैंने लिस्ट एक बना लिया है कि किस किस पेज नंबर पे अमेंडमेंट होना है, कैसे कैसे होना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे लगातार जुड़े रहे हैं। वाटरफॉल अरेंजमेंट बार बार सीएस के एग्जाम में आ रहा था, है ना, वो बच्चे मिस कर जा रहे थे। अब इस बार आज मैं वाटरफॉल अरेंजमेंट भी करवाऊंगा, है ना। तो भगवान करे इस बार भी एग्जाम में वाटरफॉल अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। एसबीसी के अंदर 5 से 7-8 मार्क्स तक का क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। तो वाटरफॉल अरेंजमेंट मैं कराऊंगा अभी, है ना। चलिए जी, पेज वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 27 पे आएंगे। सीएस प्रोफेशनल सीआर वॉल्यूम सेकेंड, पेज नंबर 27 पे आएंगे। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। चलिए जी, पेज नंबर 27 पे जब आते हैं तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं। ये एग्जीक्यूटिव वाले में भी होगा, ये ना डेफिनेशन ये सारा दिया हुआ है। तो डेफिनेशन के अंदर जिस डेफिनेशन में चेंज आया है वो है इंटरिम फाइनेंस का। किसका डेफिनेशन चेंज हुआ है? इंटरिम फाइनेंस का। अब इंटरिम फाइनेंस में क्या डेफिनेशन है, सो देखो। Interim finance means any financial debt raised by the resolution professional during the insolvency resolution process period। तो देखो पहले यहीं तक होता था, पहले यहीं तक होता था एग्जैक्टली अब इसमें कुछ एडिशन हुआ है, और एडिशन ये है और यही है अमेंडमेंट, है ना। तो देखिए पहले था इंटरिम फाइनेंस का मतलब किर्प, जब तक किर्प प्रोसेस चल रहा है। आप जानते हैं किर्प, किर्प मैंने शॉर्ट वर्ड दिया हुआ है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, है ना। तो जब तक किर्प चल रहा था उस बीच में कोई भी फाइनेंशियल डेट अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेज करता था फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, तो उसको हम बोलते थे इंटरिम। इंटरिम मतलब बीच में होता था, इसलिए उसको इंटरिम बोलते थे। लेकिन इसका मतलब अभी तक इसमें फाइनेंशियल डेट कवर होता था। अब देखिए लिखा एंड सच अदर डेट एज में बी नोटिफाइड। इसका मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको डेट लेने का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। मतलब इंटरिम फाइनेंस के नाम पे अब फाइनेंशियल डेट भी लिया जा सकता है और अदर डेट भी लिया जा सकता है ना। तो जल्दी बताओ ये समझ में आया? तो इंटरिम फाइनेंस के नाम पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द किर्प प्रोसेस वो सिर्फ फाइनेंशियल डेट ले सकता है या अदर डेट भी ले सकता है? तो फाइनेंशियल डेट भी ले सकता है और अदर डेट भी ले सकता है। ठीक है जी, तो ये सबको एग्जैक्टली समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो जी, तो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं वो मैं एक एक करके कराता जा रहा हूं। अब इसके बाद आएंगे पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 55 पे पहुंचिए। मेरे लिए तो पहुंचना बहुत आसान है, बच्चे देखते हैं कितने स्पीड में पहुंचते हैं। पेज उल्टाते होंगे, इतना जोर जोर से पेज उल्टाते होंगे पूरे घर में आवाज़ आती होगी, है ना। चलिए जी, तो अब हम आ गए यहाँ पे पेज नंबर 55 पे, और ये चैप्टर का नाम है ना पिटीशन फॉर किर्प। पिटीशन फॉर किर्प ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें आप लोग को अगर मालूम हो सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि कब सेक्शन 4 आप पहले भी ले सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि कब कोई भी केस आईबीसी के अंदर लाया जा सकता है। तो कोई भी केस आईबीसी के अंदर तब आता है जब उस केस के अंदर जो कॉर्पोरेट डेटर है ना, उसका जो डिफॉल्ट का अमाउंट है वो पहले यहां पर था 1 लाख रुपया, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीज, है ना। तो पहले 1 लाख की लिमिट थी कि कम से कम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होगा तभी केस आएगा आईबीसी में, लेकिन आईबीसी में बहुत छोटे छोटे केस सब आने लगे तो इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया 1 करोड़। अब अगर आप चाहते हैं कि आईबीसी के अंदर आपका केस चले कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ, तो कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से जो डिफॉल्ट हुआ है उस डिफॉल्ट का अमाउंट कम से कम 1 करोड़ रुपीज होना चाहिए।
और ऐसे भी सरकार ने जो इसको बढ़ाया, सरकार को ऑलरेडी पावर मिला हुआ था। सेक्शन 4 के प्रोविजन में लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 1 लाख रुपीज़ को बढ़ा के 1 करोड़ तक पहुंचा सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके पूरा जो हायर लिमिट था, मैक्सिमम लिमिट था, उसी का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने 1 करोड़ इसको कर दिया है। ठीक है, तो अब बच्चे कहेंगे सर 1 करोड़ से अब बढ़ाना है, तो 1 करोड़ से बढ़ाने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के नहीं कर सकता। अब सेक्शन 4 को चेंज करना पड़ेगा, और ये यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट लिखा हुआ था उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट और बढ़ा सकता है। लेकिन अब ये है कि जो मैक्सिमम लिमिट था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्तेमाल कर लिया है। अब आईबीसी में कोई केस तभी स्टार्ट होगा जब कॉर्पोरेट डेटर के तरफ से डिफॉल्ट का अमाउंट कितना होगा, 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, चलिए जी, अब ये भी हो गया। अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पे आइए। पेज नंबर 63 पे आइए। एक बार मैं सारे अमेंडमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपके कमेंट देख के मैं जवाब देना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, पेज नंबर 63 पे जब आप आएंगे तो देखो ये है ना सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे वाला चलता है ना। तो 10 के बाद यहाँ पे जुड़ा है एक सेक्शन 10A। एक सेक्शन नया जुड़ा है, उसका क्या नाम है, सेक्शन 10A। ठीक है जी, तो जल्दी से पहले इस पेज नंबर पे आओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सेक्शन 10A। सेक्शन 10A को जन्म देने वाला कौन सा एग्जैक्टली सोर्स है, तो द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। और सेक्शन 10A का जो हेडिंग है वो ये है, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ किर्प। मतलब किर्प को जो इनिशिएट करते हैं उसमें कुछ सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी आपको मालूम होगा ये कोविड की वजह से है, ये है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, है ना। देखिए, सेक्शन 7, 9, 10 इन सब के अंदर है ना किर्प के इनिशिएशन के ग्राउंड्स हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये सारे ग्राउंड अगर अराइज हुए हैं 25 मार्च 2020 या उसके बाद भी कब तक। अच्छा बताइए, कोविड के वजह से जो एग्जेम्पशन मिला है ये जिंदगी भर का रहेगा या जब तक ये कोविड पैंडेमिक का असर रहेगा, जब तक कोविड पैंडेमिक का असर रहेगा। तो 25 मार्च 2020 से लेके 6 महीने तक। फिर वही बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस 6 महीने को बढ़ा के कहाँ तक पहुँचा सकता है, 1 साल तक, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं, है ना। तो 25 मार्च 2020 से प्रेजेंटली 6 महीने तक, तो मार्च से 6 महीने गिनेंगे तो सितंबर के आसपास पहुँचेगा। इस बीच में अगर कहीं भी सेक्शन 7, 9, 10 के ग्राउंड अराइज हुए, है ना, और वहाँ पे लगा कि किर्प को इनिशिएट कराना चाहता है कोई, तो याद रखिएगा वो ग्राउंड कंसीडर नहीं होगा, किर्प स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25 मार्च 2020 से 6 महीने गिन लो, 6 महीने। और अगर सरकार ने एक्सटेंड किया तो बहुत हुआ तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 ईयर, है ना, इफ़ एक्सटेंडेड, अगर एक्सटेंड होता है तो, है ना। तो लेकिन अभी तो क्या एग्जैक्टली 6 महीने। इस बीच में अगर सेक्शन 7, 9, 10 के ग्राउंड अराइज हुए तो भी आपका किर्प स्टार्ट नहीं होगा। क्या नहीं स्टार्ट होगा, किर्प स्टार्ट नहीं होगा। उसका कारण है, देखो सेक्शन 7, 9, 10 जो भी ग्राउंड है वो क्या है कि कॉर्पोरेट डेटर से कोई गलती होती है, ऑपरेशनल डेट को लेके, फाइनेंशियल डेट को लेके कोई डिफ़ॉल्ट होता है। तो इस पीरियड में तो लॉकडाउन चल रहा था, तो जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट होना तो लाजमी है। अब अब सरकार के लॉकडाउन की वजह से या रिसेशन आने की वजह से, कोविड की वजह से अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है और उसके लिए आपने किर्प स्टार्ट कर दिया, तो भारत के अंदर ज़्यादातर कंपनी के ऊपर किर्प चलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस 6 महीने, ये जो 6 महीने हैं, 6 महीने को अभी एग्जम्प्ट रखा है कि इस 6 महीने के अंदर अगर किर्प के ग्राउंड बनते भी हैं तो वो ग्राउंड्स माने नहीं जाएंगे। इसका मतलब किर्प स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है जी, और अच्छा कर दिया है वो। देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी 6 महीने तक तो बच जाएंगे, लेकिन इस पीरियड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट हुआ, ये 6 महीने ख़त्म होने के बाद फिर से कोई केस कर दिया तो याद रखिएगा, इस 6 महीने के अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट हुए, उस डिफ़ॉल्ट को ग्राउंड बना के आप ज़िंदगी में कभी भी केस नहीं कर सकते, मतलब कभी भी किर्प स्टार्ट नहीं करवा सकते। देखो यहाँ लिखा हुआ, नो
नो एप्लीकेशन शैल एवर, मतलब एवर मतलब परमानेंटली, जिंदगी भर, बी फाइल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ किर्प, मतलब किर्प स्टार्ट नहीं कर सकते ऑफ कॉर्पोरेट डेटा के ऊपर फॉर द सेड डिफॉल्ट अकरिंग ड्यूरिंग द सेड पीरियड। ड्यूरिंग द सेड पीरियड का मतलब इस 6 महीने में। तो इस 6 महीने में जो भी डिफॉल्ट हुए, ज़्यादातर आप समझो, अब ज़्यादातर एक एक करके कैसे ढूंढेंगे, तो सबको ही एग्जम्प्ट कर दिया कि यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट हुए होंगे वो सब कोविड की वजह से हुए होंगे। अब कोविड वाले डिफ़ॉल्ट पे उस समय तो किर्प स्टार्ट नहीं हो सकता, और उस डिफ़ॉल्ट के ऊपर ज़िंदगी में कभी भी किर्प स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 10A ने अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, किसको एग्जैक्टली, कॉर्पोरेट डेटर को, है ना। ठीक है, चलो अब मुझे जरा लिख के बताओ कितने बच्चों को सेक्शन 10A समझ में आ गया, मुझे लिख के बताओ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कमेंट। सेक्शन 10A कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो उस 6 महीने के अंदर, उस 6 महीने के अंदर भी किर्प स्टार्ट नहीं हो सकता 7, 8, 7, 9 और 10 के ग्राउंड्स पे, और उस 6 महीने के अंदर जो ग्राउंड्स बने थे उस समय तो स्टार्ट नहीं होगा, वो ज़िंदगी में कभी भी स्टार्ट नहीं होगा उस 6 महीने के बीच में। अब उस 6 महीने को सरकार चाहे तो बढ़ा के 1 साल भी कर सकता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी आ रही है, सारे बच्चे लिख रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो एक बच्चे ने बोला सर फिर से बता दो। देखो ये अभी तो मैंने बताया यहाँ पे, देखो ऐसे, हाँ ये जो 6 पीरियड का, 6 मंथ का जो पीरियड है, ये जो 6 मंथ का पीरियड है 25 मार्च 2020 से गिनिए 6 महीने। इस बीच में अगर कभी भी सेक्शन 7, 9, 10, अभी इसके लिए आपको 7, 9, 10 आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 7, 9, 10 के ग्राउंड्स बने, अगर मान लो ये कोविड वोविड नहीं होता तो सेक्शन 7 का ग्राउंड बनता तो किर्प स्टार्ट हो जाता, 9 का ग्राउंड बनता तो किर्प स्टार्ट हो जाता, 10 का ग्राउंड बनता तो किर्प स्टार्ट हो जाता, लेकिन इस 6 महीने के अंदर किर्प स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा ये तो एक तो हुआ ही, एक प्रोविजो में ये लिखा था कि इस बीच में जो भी ग्राउंड्स बने थे ना उस समय और ना जिंदगी में कभी भी, मतलब ये वाले पीरियड वाले जो डिफॉल्ट्स हैं, ये डिफॉल्ट्स के ऊपर कभी भी किर्प स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी, तो सेक्शन 10A कंप्लीट हो गया मेरे तरफ से। अब हम आते हैं आगे, अगला है पेज नंबर 71 ना, पेज नंबर 71 पे आते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं छूट रहा है इसमें, नहीं तो ये था 63, उसके बाद पेज नंबर 71 ही है। ठीक है, तो पेज नंबर 71 पे आते हैं, पेज नंबर 71, ये लो पेज नंबर 71 पे जल्दी जल्दी आइए आप लोग, और मैं बता दूं ये मोराटोरियम के ऊपर है ना, तो जल्दी से पहुंचिए। और मोराटोरियम वाली बात तो CS एग्जीक्यूटिव में भी है, और मोराटोरियम के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, है ना। चलिए जी, अब आ गए आप सारे बच्चे मोरेटोरियम के ऊपर। चलो मोरेटोरियम क्या होता है याद है ना आप लोग को? मोरेटोरियम का मतलब स्टे, मतलब सारी चीज़ें वहीं की वहीं रोक दी जाएंगी, है ना, कोई भी एक्शन नहीं होगा, इसी को बोलते हैं मोरेटोरियम। एक तरीके का स्टे होता है, देखो ना मोरेटोरियम में डिले और सस्पेंशन, मतलब वहीं पर रोक दिया जाए। तो मोरेटोरियम को थोड़ा सा क्या किया है देखिए, बढ़ाया है। अब किस तरीके से किया है सो देखो आप। चलिए सबसे पहले मोरेटोरियम में होता क्या है वो देखो। मोरेटोरियम में जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है जी, कॉर्पोरेट डेटर जितने भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जितने भी क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है ना, उन सारे ट्रांजैक्शंस, उसी सारे ट्रांजैक्शन में कहीं कहीं डिफ़ॉल्ट भी होता होगा, उसी सारे ट्रांजैक्शंस के वजह से, डिफ़ॉल्ट होने की वजह से इसके ऊपर केस होने की भी नौबत हो जाती होगी, है ना। तो मोरेटोरियम में क्या होता है कि इन सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, स्टे। अब न ट्रांजैक्शन आगे पीछे होगा और न डिफ़ॉल्ट आगे पीछे होगा, न डिफ़ॉल्ट आगे पीछे होगा तो कोई नया केस नहीं होगा। कॉर्पोरेट डेटर को कुछ दिन की थोड़ी शांति मिल जाएगी, जिससे कि और जो काम है, जैसे मान लीजिए अब देखो कॉर्पोरेट डेटर बीमार है इस वजह से, बीमार है, नहीं काम कर पा रहा है, नहीं काम कर पा रहा है, तो बहुत सारी लायबिलिटी अराइज होती जा रही है, तो भाई मोरेटोरियम लगा के पहले इसका इलाज किया जाता है। अब इलाज भी कर रहे हो और उसके ऊपर लोग उसको आके डेली बेसिस पर डांट भी रहे हैं और उसको परेशान भी कर रहे हैं, तो उसका इलाज कहाँ ठीक से हो पाएगा। तो मोरेटोरियम का मतलब है कि भाई कुछ दिन उसको रेस्ट दो, है ना। अच्छा, रेस्ट देने का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे और जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहा था, वो सारी एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दिया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अब ये कॉर्पोरेट डेटा है, इसको ना एसेंशियल
जो एसेंशियल गुड्स हैं उसकी सप्लाई हो रही थी, या एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी है एंड सर्विसेज हैं, उसकी सप्लाई हो रही है, तो क्या आप उसको भी बंद कर दोगे क्या? एक बात बताइए, हम इलाज कर रहे हैं, अब बोलोगे कि इसका खाना पीना सब बंद कर दो, है ना? तो खाना पीना में ऐसा खाना पीना ना जिसकी वजह से उसको नुकसान हो, अब आप बोलोगे सांस भी रोक दो इसका, तो इलाज हो पाएगा क्या कभी? हैं? तो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो उसकी सप्लाई तो जारी रहेगी ना। तो वही बात है। तो देखो, आप याद रखना, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, पर सांस लेने पर थोड़ी रोक लगा दोगे यार। अब कोई बीमार है तो बीमार का मतलब क्या है? इसको सब कुछ रोक दो, इसको शांत रहने दो, शांत रहने का मतलब सांस ही रोक दो। सांस रोक दो तो मर नहीं जाएगा वो, है ना? तो लेकिन बाकी चीज़ें, चलो घूमना फिरना बंद हो गया, कोई इसको परेशान नहीं करेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा, बात करेगा तो इसको टेंशन होता है, चलो बातचीत बंद हो गया, गलत सलत जो खाना बना था वो सब बंद हो गया, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो तो उसको मिलती रहेंगी ना। तो चलो सुनो, अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि सबसे पहले मोराटोरियम कौन लगा सकता है भाई? तो मोराटोरियम लगाता था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और चूंकि हम किर्प की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट डेटा की बात कर रहे हैं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? जनरली एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो बोला कि वो मोराटोरियम लगा सकता है, उसके ऊपर ये केस वे जो चल रहा था ये सब रुक जाएगा, और भी सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन यहीं पर लिखा हुआ था कि हाउएवर जो सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स है, सर्विसेज है, वो तो चलता रहेगा, उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको जो नहीं रोका जाएगा वो अभी तक किसके ऑर्डर पे ये एग्जेम्पशन मिलेगा? ये एनसीएलटी के ऑर्डर पे। किसके ऑर्डर पे? एनसीएलटी के ऑर्डर पे। अब थोड़ा सा इसको और फ्लेक्सिबल किया है। अब यहाँ पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, शॉर्ट फॉर्म में आपको याद होगा मैं बोलता हूँ आईआरपी या आरपी, इनको भी पावर दे दिया है। तो मतलब जो एनसीएलटी वाला पावर है कि चलो उनके ऑर्डर से आपका एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं रुकेगी, अब ऐसा ऑर्डर कौन पास कर सकता है? आईआरपी और आरपी भी पास कर सकता है। मतलब जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है वो चलती रहे, ये एनसीएलटी के इनिशिएटिव पे भी हो सकता है और आईआरपी और आरपी के भी इनिशिएटिव पे हो सकता है। अब देख लो लैंग्वेज ये लिखा हुआ है, वेयर द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में बी कंसीडर, है ना, कंसीडर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो क्रिटिकल है कॉर्पोरेट डेटर के लिए, वो चलते रहने चाहिए। तो उस केस में आईआरपी और आरपी भी चाहे तो वो ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसको आप टर्मिनेट नहीं कीजिए, सस्पेंड नहीं कीजिए, इंटरप्ट नहीं कीजिए। तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, है ना, गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू रहेगी ना। तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ, है ना, ये किसके किसके इनिशिएटिव पे हो सकता है? ये आपका एनसीएलटी भी करवा सकता है और अब आईआरपी या आरपी भी करवा सकता है। ठीक है, चलो जी, अब मैं देखता हूं कि तुम लोग कितने एक्टिव हो। जरा मुझे सेक्शन बताओ तो। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, है ना, ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी एंड आईआरपी आरपी। जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ, एनसीएलटी कौन से सेक्शन में कॉन्टिन्यूएंस रखता है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का? जल्दी देख के बताओ। नहीं, सेक्शन 14 का सब सेक्शन सभी बोलना पड़ेगा। एनसीएलटी वाला बताओ पहले, एनसीएलटी वाला। मुझे लगता है एनसीएलटी वाला है सेक्शन 14। सिर्फ सेक्शन 14 नहीं होगा ना उसमें, एक तो वो भी लिखवाया है। अच्छा, आप लोग नहीं देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे सेक्शन 14 सब सेक्शन 2, ये भी लिख देना तुम लोग। देखो यहाँ पे सेक्शन 14 सब सेक्शन 2, इनके लिए सेक्शन 14(2) है। तो चलो मैं चार्ट बना देता हूँ। ये है 14(2) और ये है 14(2)(a). तो 14(2)(a) शुरू से था या बाद में जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है ना। अब मुझे मालूम है आप सब चाहेंगे कि सर जल्दी से जल्दी हमें ये नोट्स भी मिल जाएं। ये सारे के सारे अमेंडमेंट मैं करवा के एक बार पूरा नोट्स बनवाऊंगा, और नोट्स में मैं जानबूझ के जून वाले भी डलवाऊंगा, जिससे कि दिसंबर तक में एक ही नोट्स में जून वाला भी अमेंडमेंट हो, जून तक वाला भी अमेंडमेंट और दिसंबर वाला भी हो। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार में पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है, तो ये चार्ट बना लिया तुम लोगों ने? जल्दी बताओ, ये 14 सबसेक्शन 3 कहाँ से आ रहा है भाई? कुछ बच्चों ने लिखा है
तो एनसीएलटी के इनिशिएटिव पे अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जारी रहेगी तो एनसीएलटी ऐसा ऑर्डर कहाँ पास कर रहा है, सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 में। और यही पावर दे दिया है अब आईआरपी और आरपी को भी कि चलो वो भी अपने बिहेस्ट पे क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, आपका एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को जारी रखवा सकते हैं अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 2A। चलिए जी, चार्ट बना लिया, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं अभी और कुछ नहीं है। चलो जी, तो अगला पेज पे हम आते हैं फिर। अब अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 74, इसमें शायद ज़्यादा हो, पेज नंबर 74। एग्जीक्यूटिव के बच्चे तो दिल थाम के बैठे हुए हैं फॉर वाटरफॉल अरेंजमेंट, क्योंकि वो बार बार आ रहा है एग्जाम में ना। देखते हैं इस बार क्या होता है। चलिए जी, हम आ गए पेज नंबर 74 75 के आसपास पहुंच जाइए आप। देखिए यहाँ पे ना इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इस पे आओ, जल्दी से आओ, जल्दी 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 पेज उल्टाओ। और एग्जीक्यूटिव के सारे बच्चे तो बस कि हाँ, सर हम कौन सा पेज उल्टा है, हम तो बस बैठे ही हुए हैं, है ना। कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, बाद में तो सारा पेज उल्टा उल्टा के आप लोग अमेंडमेंट कर ही लेंगे। ठीक है, आगे सारे बच्चे शुरू करें, चलो। चलिए जी, सबसे पहले जो सेक्शन 16 के अंदर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ आईआरपी, मतलब आईआरपी का अपॉइंटमेंट, मेनली अभी हम अपॉइंटमेंट से डील करेंगे। देखिए पहले क्या लिखा हुआ था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आईआरपी का अपॉइंटमेंट उसको करना था इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 14 दिन के अंदर। इसका मतलब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है ना, होने के 14 दिन के अंदर, मतलब 14 दिन तक का टाइम लग सकता था आईआरपी को अपॉइंट होने में, लेकिन अब ये कट गया है। अब सीधा यहाँ पर बोल दिया ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब अब 14 दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुआ उसी दिन आपको आईआरपी अपॉइंट कर देना है। तो जल्दी बताइए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो आईआरपी अपॉइंट करेगा वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 14 दिन के अंदर अंदर ऐसा, या ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगा उसी दिन आईआरपी अपॉइंट हो जाना चाहिए। किसके तरफ से? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है, बाकी इससे जुड़े हुए और भी अमेंडमेंट इसी के पेज के आसपास हैं, वो मैं कराता हूँ। नहीं इसमें नहीं, अगले पेज पर आएगा वो, जो अब अगला पेज मैं करूँगा। तो ये कर लिया ना तुम लोगों ने। चलो जी, अब अगला पेज ढूंढते हैं। देखो मैं सेक्शन बोल रहा हूँ, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, ये लो पेज नंबर 84 पे आ गए। चलो पेज नंबर 84 पे यहाँ पर हो सकता है, हाँ यहाँ बहुत सारे अमेंडमेंट है, देखो बहुत सारे अमेंडमेंट यहाँ पे, इसी पेज पे बहुत सारे अमेंडमेंट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए जी, ये जुड़ा हुआ है किससे? प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो चलो जल्दी 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 पेज पे आओ, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। एक बच्ची बोल रही है सर ये वाला टॉपिक एग्जीक्यूटिव में नहीं है ना, ऑन वाला। ठीक है, आप अपने बुक से मैच करना, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। चलिए आगे सारे बच्चे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वाले पेज पर आ गए। हाँ राशि गुप्ता बोली यस सर पहुंच गए। चलो तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वाले में क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आरपी होता है उसको बनाना पड़ता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये उसका वन ऑफ द मेन फंक्शन होता है ना। पहले टाइम वाइम नहीं दिया था कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कितने दिन में बना देना है। अब देखिए आप यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सबसे पहले तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, जिससे कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए, है ना। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होते हैं उनके ईच मेंबर को, मतलब सारे कमिटी के मेंबर्स को भेज देना है। कितने दिन में? जिस दिन आरपी अपॉइंट हुआ, जिस दिन आरपी अपॉइंट हुआ उससे कितने दिन के अंदर? 2 वीक के अंदर। तो जिस दिन आप अपॉइंट हुए उससे 2 वीक के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के इलेक्ट्रॉनिकली दे देना है। ठीक है, या बट नॉट लेटर देन 54th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर।
मतलब जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है उससे बहुत हुआ तो कितना दिन, 54th, मतलब 54 दिन, है ना। 54th डे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, उन दोनों में से जो भी अर्लियर आ जाए। तो इसका है कि आई आर, सीधा आर पी ले लेते हैं, आर पी शैल सेंड क्या भाई, तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इलेक्ट्रॉनिकली टू each members of committee विद इन, अब विद इन देख लो भाई, विद इन में दो चीजें निकलेंगी। पहला, 2 weeks ऑफ हिज इंक्लूड जहर जानते हैं, हिज अपॉइंटमेंट, जिस दिन वो अपॉइंट हुआ है उससे 2 वीक के अंदर, ठीक है जी। और है ना, बहुत हुआ तो कितने दिन, नॉट लेटर देन 54th डे फ्रॉम, है ना, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। अब इस दोनों, ये तो हो गया, अब इस दोनों का आपको लेना है विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो वो मैंने जानबूझ के इधर लिखा है कि मेरे फोटो पे ना चढ़ जाए, है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अच्छा, जो नहीं समझ में आ रहा है, नीचे जो चला गया लाइव चैट के नीचे दिख रहा है, उसमें विच एवर इज अर्लियर लिखा मैंने, विच एवर इज अर्लियर। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ मैंने क्या लिखा है। जो बच्चे चार्ट उतार रहे हैं जल्दी जल्दी, मुझे मालूम है चार्ट उतारने की होड़ मच गई होगी अब, है ना। चलो जी, आरपी शैल सेंड इन्फॉर्म, आरपी मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सेंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इलेक्ट्रॉनिकली टू ईच मेंबर्स ऑफ कमिटी लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन से बाहर चला गया है तो कमिटी लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ कमिटी विद इन 2 weeks of his appointment और not later than 54th day from insolvency commencement date। और सबसे नीचे लिखा है whichever is earlier, है ना। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एनकेजीएन चार्ट उतारने में बहुत आगे रहते हैं, है ना, साथ साथ उतार लिया हमेशा की तरह। अच्छा ठीक है जी, तो चार्ट उतार लिया आप लोगों ने। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जल्दी से बना के और उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली भेज देना है। चलिए जी, अब इसमें मैंने और जोड़ दिया है, जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वो बनाएगा उसका कंटेंट क्या क्या होगा। तो कंटेंट के लिए बस वही देखते जाओ, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल कंटेन द फॉलोइंग। अच्छा, ये ABCDE मैंने 5 दिया, इससे ज़्यादा भी है। आप उस कॉर्पोरेट डेटर के असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, उनका लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 सालों का, उसके बाद एक प्रोविजनल देंगे, जो जैसे अभी क्या चल रहा है, ये अभी चल रहा है दिसंबर, तो पिछला 2 साल लोगे तो 31 मार्च 2020 तक का ही तो दोगे। जब एनुअल अकाउंट बनाएंगे तो 31 मार्च तक का ही तो बनेगा, लेकिन मार्च से मतलब 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक में तुम देखो तो लगभग 9 महीने निकल गए। तो इस 9 महीने का भी आपको प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा। अच्छा, इस 9 महीने का मतलब आज तारीख है 6 है, 5 आज 5 नहीं 4 है, तो 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर तक का बनाएंगे, आप पॉसिबल लगता है? तो थोड़ा पहले तक का, थोड़ा पहले का भी मतलब बहुत हुआ तो 14 दिन, बहुत हुआ तो 14 दिन। अच्छा, मैं ऐसे बोल रहे हैं कि दिसंबर में मतलब 4 दिसंबर को दे रहे हैं और 4 सितंबर तक का दे रहे हैं, तो 4 सितंबर और सितंबर को तो अक्टूबर भी हो गया, नवंबर भी हो गया, दिसंबर भी हो गया, ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं हो गया? तो बहुत हुआ तो कितना दिन पुराना, 14 दिन पुराना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले 2 साल का एनुअल स्टेटमेंट, पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक प्रोविजनल बनाएंगे जो साल ख़त्म हुआ आपका वहाँ से अभी तक का, प्रेजेंट तक का, प्रेजेंट मतलब एग्जैक्ट उसी डेट तक का, या थोड़ा पुराना भी चलेगा। तो थोड़ा पुराना का मतलब बहुत हुआ तो कितना, 14 दिन पुराना, 14 दिन से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आगे
एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे जिसमें क्रेडिटर का नाम लिखा रहेगा, क्रेडिटर से कितना पैसा आपने लिया है, कितना पैसा वो बोलते हैं कि आपने उनसे लिया है, कितना पैसा आप मानते हैं कि उस आपने उनसे लिया है। उसके बाद कोई सिक्योरिटी वक्योरिटी दिया हुआ है तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताना है। उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर को कहाँ कहाँ से पैसा मिलना है। एक तो क्रेडिटर का मतलब तो पैसा देना है, और पैसा देना है और डेटर से पैसा लेना है, तो दोनों ही, तो कितना देना भी है और कितना लेना भी है, एग्जैक्टली exactly, ये सारी चीज़ें वो। अच्छा, कितना देना लेना रिलेटेड पार्टी के साथ वो अलग से, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी जैसे सब समझते हैं कंपनी एक्ट के अंदर, तो रिलेटेड पार्टी से कितना पैसा लेना है और कितना पैसा उनको देना है, उसका भी एक अलग से लिस्ट बना के देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये था किससे जुड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से जुड़ा हुआ था। अब हम आ रहे हैं, एक और प्रोसेस जुड़ा है, और उस प्रोसेस का नाम कहाँ दिया गया है, रेगुलेशन 36A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, है ना, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016। IBBI का मतलब किसी की बीवी नहीं आई, मतलब IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का छोटा नाम है ना। चलिए जी, जब आप जानते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जब लगता है कि ये कॉर्पोरेट डेटर का हमने किरप कर दिया, अब हमें लगता है कि हमें इस कॉर्पोरेट डेटर को बेच देना चाहिए, है ना, ये कोई इसका टेक ओवर कर ले, कोई इसको मर्ज कर ले, तो उसके लिए ना उसको इनवाइट करना पड़ता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे इस कॉर्पोरेट डेटर को टेक ओवर करने या मर्ज करने या इसके साथ जॉइंट वेंचर करने, जिससे कि इनका रिवाइवल रिहेबिलिटेशन हो जाए। तो अब ये कह दिया है कि फॉर्म नंबर जी में आरपी पब्लिश करेगा क्या, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कहाँ पब्लिश करेगा भाई, तो न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, न्यूज़पेपर्स और भी ऐसे जगह जहाँ जिससे कि पब्लिक के पास पहुँच जाए, है ना। ये कितने दिन में ये पब्लिश हो जाना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म नंबर जी। तो ये लिखा है जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुआ उससे बहुत लेट हुआ तो कहाँ तक, 75th डे, मतलब 75 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है उससे 75 दिन के अंदर फॉर्म नंबर जी पब्लिश हो जाना चाहिए न्यूज़पेपर और भी मीडियम में, जिससे कि पब्लिक को पता चल जाए, और पब्लिक में से कोई अगर इंटरेस्टेड है उस कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिवाइवल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में आने के लिए तो वो बता दे, है ना। ठीक है जी, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। ठीक, अब हम आते हैं आगे। अब आगे आएंगे तो पेज नंबर है 99। पेज नंबर 99 पर देखते हैं क्या है। पेज नंबर 99 पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फिर वही है, एक तरीके से मोरेटोरियम कह सकते हैं, रिलीफ है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है रेगुलेशन 40C, है ना। तो रेगुलेशन 40C ऑफ IBBI इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। देखिए इसने बोला है कि इस पूरे के पूरे किल प्रोसेस के अंदर जितने भी टाइमलाइंस बनते हैं, टाइमलाइंस फॉर द एक्टिविटी, मतलब इतने दिन में ये कर लेना, इतने दिन में ये कर लेना, इतने दिन में ये कर लेना, इतने दिन में ये कर लेना है, ठीक है। माउंट चला किसी का किरप स्टार्ट हो गया, अब बीच में ही कोविड घुस गया, अब बीच में कोविड वाला पीरियड आ गया, कोविड आ गया तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया तो एक बार तो लॉकडाउन हो गया तो सब कुछ रुका हुआ है, तो गिनती भी तो रुकनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि जितने भी टाइमलाइंस रेगुलेशंस में बताए गए हैं उस टाइमलाइंस की गिनती में जितने लॉकडाउन का पीरियड है, अच्छा लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट वाला या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो भी लॉकडाउन का पीरियड है वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। देखो शैल नॉट बी काउंटेड। तो याद रखिएगा जो कोविड की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, तो लॉकडाउन का जो पूरा पीरियड है वो टाइमलाइन में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब माना जाएगा कि उतने दिन तक सब कुछ बंद सा है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, और सच में कुछ हुआ नहीं था, लॉकडाउन में तो यही हुआ था, है ना। ठीक है जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो एक नया रेगुलेशन है ये। अब आते हैं पेज नंबर 107। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 पे हम आ गए, है ना। चलो पेज नंबर 107, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर है, ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर है ना। चलिए जी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अगर हम देखें तो ऐसा होता है ना
कि जो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स बनाई जाती है उसमें सारे के सारे फाइनेंशियल क्रिएटर होते हैं। देखो अमेंडमेंट वही बच्चा कर पाएगा ना जिसने जनरल रूल को पढ़ा हुआ है और उसको जनरल रूल याद है ना। चलिए, तो आप जानते हैं द कमिटी ऑफ क्रिएटर शैल कंप्राइज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रिएटर, लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन देखो क्या होता है कि फाइनेंशियल क्रिएटर्स में से वो फाइनेंशियल क्रिएटर जो रिलेटेड पार्टी है कॉरपोरेट डेटर का, इसको इससे जोड़ देंगे, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब वर्सेस वो फाइनेंशियल क्रिएटर जो कॉर्पोरेट डेटर का क्या है, रिलेटेड पार्टी है ना, वो रहेगा जरूर उस कमेटी में, लेकिन उसके पास रिप्रेजेंटेशन का, पार्टिसिपेशन का, वोटिंग का कोई भी पावर नहीं होगा। ठीक है जी, तो यही है। तो सबसे पहले बताओ बिना देखे कि कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में सारे फाइनेंशियल क्रिएटर्स होते हैं। अच्छा, सारे फाइनेंशियल क्रिएटर होंगे, सबके पास रिप्रेजेंटेशन का राइट होगा, पार्टिसिपेशन का राइट होगा, वोटिंग का राइट होगा, लेकिन ऐसा फाइनेंशियल क्रिएटर जिसका कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड पार्टी वाला रिलेशन है, तो क्या वो होगा कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में? होगा जरूर, लेकिन उसके पास पार्टिसिपेशन का, रिप्रेजेंटेशन का या वोटिंग का कोई भी पावर नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, ये जो एक्सेप्शन, इसका एक और एक्सेप्शन बना है। तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होता है? इंक्लूजन होता है। ये वर्सेस मैंने लिखा था, वर्सेस का मतलब एक्सेप्शन। ये भी क्या था एग्जैक्टली? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होता है? इंक्लूजन। तो इसका मतलब यहां पर ये काउंट हो जाएगा, ये इसके पास रिप्रेजेंटेशन होगा। अब वो क्या है, सो सुनो। तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या निकला है, सो देखिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फर्स्ट प्रोविजो, ये फर्स्ट प्रोविजो था, है ना, फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई। इसका मतलब फर्स्ट प्रोविजो, एक तो फर्स्ट प्रोविजो एक्सेप्शन था और एक्सेप्शन नहीं लगेगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? जनरल रूल हो गया। शैल नॉट अप्लाई टू अ फाइनेंशियल क्रिएटर रेगुलेटेड बाय अ फाइनेंशियल सेक्टरल रेगुलेटर। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो वो फाइनेंशियल क्रिएटर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से रेगुलेटेड है और वो कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड इस वजह से हुआ है बिकॉज सब, अब वो कैसे हुआ सुनो, वो जो फाइनेंशियल क्रिएटर है वो उसका शेयर होल्डर बन गया। और शेयर होल्डर क्यों बना था भाई? तो उसने डेट को किस में कन्वर्ट किया था? इक्विटी शेयर में। अब डेट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे तो पहले तो तुम उसके थे क्रेडिटर। एक बात है, मैं आपको डेट दूंगा तो मैं आपका क्या हूँ? क्रेडिटर हूँ ना। लेकिन एक बात बताइए, आप मेरा डेट वापस नहीं कर पाए, तो जब आप मेरा डेट वापस नहीं कर पाए तो आपने मुझे डेट के बदले, डेट की वापसी के बदले शेयर दे दिया, तो मैं आपका शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर बनते ही मैं रिलेटेड पार्टी में आ जाऊंगा, रिलेटेड हो जाऊंगा, है ना। तो सिर्फ इसी वजह से कि डेट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, अब वो फाइनेंशियल क्रिएटर का पोजीशन बदल गया है शेयर होल्डर में, जिस वजह से वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में फॉल कर जा रहा है। इसी वजह से अगर वो रिलेटेड पार्टी बन रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेगा भी, पार्टिसिपेट भी करेगा, रिप्रेजेंट भी होगा, वोट भी करेगा। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ। सबसे पहले भाई कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर सारे के सारे फाइनेंशियल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, चलो मैं लिख ही देता हूँ पहले। सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर में से जो रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, है ना, वो रहेगा तो, लेकिन उसके पास आपको ना तो वोटिंग राइट होगा, ना पार्टिसिपेशन का राइट होगा, ना ही रिप्रेजेंटेटिव राइट होगा, तो ये सब राइट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक एग्जैक्टली रिलेटेड पार्टी बना है और उसका कारण ये है कि वो था पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब उसने डेट दिया था, डेट को बदल दिया गया किसमें? शेयर्स में, है ना। तो अब फाइनेंशियल क्रेडिटर बन गया है शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। क्या बन गया? शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, है ना। आज जिसके वजह से वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में फॉल कर जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको फिर वो पार्टिसिपेट भी करेगा, है ना, रिप्रेजेंटेटिव राइट भी होगा, पार्टिसिपेशन राइट भी होगा और वोटिंग राइट भी होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये उतार लिया चार्ट तुम लोगों ने?
तो सबसे पहले मैं फिर से बोल दे रहा हूँ ये चार्ट समझने के लिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, सारे के सारे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसमें से अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर का क्या निकल गया, रिलेटेड पार्टी, आरपी का मतलब यहाँ रिलेटेड पार्टी है, आरपी मीन्स आरपी इज इक्वल टू रिलेटेड पार्टी। अरे ये तो आपको दिख ही नहीं रहा, आरपी इज इक्वल टू रिलेटेड पार्टी मैंने ऊपर में लिखा है, यहाँ पे लिखा आरपी इज इक्वल टू रिलेटेड पार्टी। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड पार्टी है, सीडी, सीडी का मतलब, सीडी का मतलब कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर का वो क्या है एग्जैक्टली, वो रिलेटेड पार्टी है। तो भाई जनरल रूल तो यही कि ना उसको वोटिंग राइट मिलेगा, ना उसको पार्टिसिपेशन राइट मिलेगा, ना उसको रिप्रेजेंटेटिव राइट मिलेगा। लेकिन वो रिलेटेड पार्टी बना इस वजह से क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेट कन्वर्ट हो गया शेयर में, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या बन चुका है, शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव राइट भी मिलेगा, पार्टिसिपेशन राइट भी मिलेगा और वोटिंग राइट भी मिलेगा। तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या हो गया, इंक्लूजन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया, चार्ट उतार लिया ना, हटाऊं मैं फिर इसको। ठीक है, चलिए जी, अब ये हो गया। उसके बाद और मैं देखता हूँ इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक बच्चे ने अभी पूछा है कि सर 40C कौन से उसमें जोड़ना है ना, तो 40C देखो मैंने कहाँ लिया है, 40C आपका जो मैंने लिया है वो चैप्टर का नाम है प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये देखो ना पेज नंबर, चलो मैं चैप्टर का नाम भी दिखाता हूँ, और लास्ट में मैंने जोड़ा है वो, ये देखो प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, भारती जान ने शायद पूछा था ना। ठीक है, चलो भारती जान समझ में आ गया आपको, एक बार लिख के बताओ। ठीक है, तो कौन से चैप्टर में, इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए जी, भारती जैन का भी आ गया कमेंट। चलो अब आता है वो जिसका इंतजार है सबको, और वो है वाटरफॉल अरेंजमेंट, है ना। तो अब आता है वो जिसका इंतजार है सबको, वाटरफॉल अरेंजमेंट, वाटरफॉल अरेंजमेंट। ये पहुंचा मैं वाटरफॉल अरेंजमेंट पे। अब बच्चे ये जानना चाहेंगे कि मैंने इसको जोड़ा कहाँ है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसको मैंने जोड़ा है, चैप्टर का नाम बताता हूँ, हाँ यही है, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान में जोड़ा है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ इसलिए जोड़ा है क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूँ, कहाँ गया वाटरफॉल अरेंजमेंट, पीछे रह गया क्या, अरे व्हाट, हाँ यहाँ पे, क्योंकि इससे कुछ देर पहले ही ना यहाँ पर सेक्शन 53 का जिक्र है, तो मैंने सोचा कि सेक्शन 53 जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुरंत बता दूंगा कि सेक्शन 53 है क्या, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, चलिए जी, वाटरफॉल अरेंजमेंट क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक बात बताइए कि जब भी मान लीजिए कि किसी कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन हो रहा है, लिक्विडेशन का मतलब उसको रिवाइव रिहेबिलिटेशन उसका नहीं हो पाया, उसकी मौत हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, तो उसके जो एसेट्स होंगे उसको बेच के पैसा निकलेगा। तो पैसा कैसे बांटा जाएगा, तो वाटरफॉल अरेंजमेंट इज नथिंग, इट इज बेसिकली द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, और वो डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन हो रहा है ना। तो कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन हो रहा है, उसके एसेट्स बेचे गए, एसेट्स को बेच के जो पैसा आया उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। एक तो कॉर्पोरेट डेटर की डेथ हो रही है तो उसका सीधा सा कारण है वो लॉस मेकिंग है, उसकी हालत ख़राब थी, उसके पास पैसा उतना नहीं था, एसेट्स उतने नहीं थे, तो ये तो पक्का है सबको पूरा पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, सबको पूरा पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ झगड़ा होगा पैसा को लेके। झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया है और उसी का नाम है वाटरफॉल अरेंजमेंट। वाटरफॉल अरेंजमेंट का मतलब क्या है ना, देखिए जैसे मालूम चला कि एक जग में पानी है और पानी दिए, तो पहले कोई पिएगा,
है ना, फिर हटा, फिर उससे बचा तो दूसरा पिया, फिर हटा, फिर तीसरा तीसरा पिया, उसका पूरा प्यास बुझ गया, फिर मतलब एक लिमिट तक, फिर उसको, फिर चौथे को, हो सकता है पाँचवें छठे तक हमारा जग खाली हो जाए, हमारा जग क्या हो जाए, खाली हो जाए, है ना। जग खाली हो गया तो लोग मुंह तो खोले रहेंगे पर मिलेगा कुछ भी ही नहीं, है ना। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। तो वाटरफॉल अरेंजमेंट का मतलब जो हमारे पास फंड है, और फंड कहाँ से आया, लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर करके जो फंड हमारे पास आया है, कुछ फंड है, वो ज़्यादा नहीं है, कुछ है, तो कुछ को हम कैसे बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे, तो पहले कौन पीने आएगा भाई, पी के वो हटेगा वाटर, फिर दूसरा आएगा वो पी के हटेगा, ऐसे होते होते बचा तो सबको मिला, उसे बचने वाला नहीं है, वो बीच में ही खत्म होगा, है ना। बहुत कम ही चांसेस हैं, और वो बेसिकली तब होता है जब कोई वॉलंटरी बाइंडिंग अप करा रहा हो, तो उस केस में होता है कि पैसे बहुत हैं और सबको मिल गया। लेकिन मान लीजिए अगर इंसॉल्वेंसी की वजह से अगर लिक्विडेशन हुआ तो सबको तो नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ गया। तो सब में थोड़ा थोड़ा बांटा जाएगा, और वो भी देखते हैं कि लास्ट तक सबको पहुंच पाता है या नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया पहले आपको वाटरफॉल अरेंजमेंट क्या होता है, जरा एक बार जल्दी से बताओ, लिख लिख के बताओ। वाटरफॉल अरेंजमेंट जो मैंने बताया, वाटरफॉल अरेंजमेंट इज बेसिकली व्हाट, मैंने टिक भी लगाया हुआ, जल्दी से लिख के टाइप करो, मतलब टाइप करके लिखो, लिख के टाइप करो जो अच्छा लगे। चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज वाटरफॉल अरेंजमेंट। अगर एक स्टेटमेंट में या एक वर्ड में मैं तुमसे पूछूं तो बताओ व्हाट इज वाटरफॉल अरेंजमेंट। तो वाटरफॉल अरेंजमेंट इज अ मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर का क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, लिक्विडेशन में कंपनी को बेच के, कुछ कंपनी के एसेट्स को बेच के कुछ पैसे मिले हैं, कुछ कुछ हमेशा बोलूंगा, खासकर इंसॉल्वेंसी वाली कहानी है तो अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो इट इज़ बेसिकली द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स, है ना। लाइबिलिटीज़ को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राशि गुप्ता भावनाओं में आके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों लिख दी। एक ना कॉमर्स के बच्चों को आदत होती है, वो एसेट्स अकेले नहीं लिखते, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना ज़्यादातर। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। कुछ बच्चे तो दिल बना बना के लिख रहे हैं, दिल के बीच में प्लस लिखे हुए हैं, ये जरूर डॉक्टर बनेगा, है ना। यश चौहान, हाँ, एक बच्ची तो कह रही मैं नहीं लिखूंगी सर, समझ में आ गया, कोई बात नहीं है, मैं नहीं लिखूंगी, है ना। एकता शर्मा बोले मैं समझ में आ गया, मैं नहीं लिखूंगी। एक बार लिख देते हैं ना तो आपको याद रहता है, मैं सही कह रहा हूँ। चलो मुझे लिखो यार, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को, जल्दी लिखो। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द असेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है जी। अब इसको एक और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, क्योंकि सबको तो नहीं मिलना है और सब झगड़ जाएंगे, तो एक लाइन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक लाइन, और उस लाइन में प्रायोरिटी के हिसाब से लाइन में सबको खड़ा किया जाता है कि पहले कौन खड़ा होगा, उसके बाद कौन खड़ा होगा, उसके बाद कौन खड़ा होगा, तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, उसको हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी कहते हैं, है ना। तो एक बार टाइप करो, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी टाइप करो। तो मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर तो है ही, और उसको एकदम शॉर्ट में बोले तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखा, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। हाँ देखो सारा बच्चा सब लिख रहा है ना। चलो जी, अब सुनिए, देखिए आप जानते हैं कि जब भी कोई कुछ लोगों ने पैसा दिया होगा कॉर्पोरेट डेटर को, कॉर्पोरेट डेटर की हालत ख़राब हो गई, कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन हो गया, तो जिन लोगों ने पैसा दिया होगा वो लोग तो कुछ ना कुछ अग्रीमेंट किया होगा उन्होंने, कोई लॉ लग रहा होगा। अब उन सारे लॉ को भूल जाइए, अब उन सारे लॉ को भूल जाइए, जिस लॉ के अंदर पैसा दिया गया था, जिस एग्रीमेंट के अंदर पैसा दिया गया था, क्या लिखा हुआ है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या उसके बीच में भारत का कोई भी लॉ आ पाएगा, क्या कोई भी लॉ नहीं आ पाएगा। अब पैसे का बंटवारा या पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इसी ढंग से होगा, इस बीच में कोई भी लॉ नहीं आएगा, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर क्या है, नॉट विस्टैंडिंग, क्या एग्जैक्टली, नॉट विस्टैंडिंग। नॉट विस्टैंडिंग होते ही ये सेक्शन हो गया पावरफुल। ये सेक्शन पावरफुल होने का मतलब अब ये सेक्शन जो बोलेगा वही चलेगा, इसके बीच में कोई और लॉ नहीं आ सकता, ना तो सेंट्रल का ना ही स्टेट का। ठीक है, अब ये सीधा बोल रहा है कि अब मैं बताऊंगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कि कैसे लिक्विडेशन एसेट्स, लिक्विडेशन एसेट्स का मतलब
कंपनी के एसेट्स को बेच के जो पैसा आया उसको इन टोटल क्या बोल देंगे, लिक्विडेशन एसेट्स। बहुत सारे एसेट बिक भी नहीं पाते हैं तो एसेट्स का भी बंटवारा हो जाता है। तो पैसा है, एसेट्स है, उसका बंटवारा होने जा रहा है। उसको कैसे बांटा जाएगा, है ना, है ना, कब तक बांटा जाएगा, किस मैनर में बांटा जाएगा, वो सब। तो उसमें से मैं एक ऑर्डर प्रायोरिटी आपको बता रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी बोलो, सबसे पहले किसको मिलेगा। तो सबसे पहले वो पैसा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को करने में जो खर्चे आए हैं, लिक्विडेशन को करने में जो खर्चे आए हैं, तो सबसे पहले तो उस खर्चे को निकालोगे। आप देखो किसी भी इंसान का इलाज होता है तो सबसे पहले मेडिकल फीस पे होती है ना। तो सबसे पहले तो भाई इलाज अगर हुआ, अब इलाज कहाँ हुआ, मौत ही हो गया एक तरीके से, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले देखा होगा आपने, सबसे पहले हॉस्पिटल वाला पैसा लेता है, उसके बाद भी वो तो बॉडी को भी, जो लाश है उसको भी निकलने देता है। तो यहाँ पे भी वही हालत है। तो वाइंडिंग अप सब क्या है, वाइंडिंग अप लिक्विडेशन सब क्या है, मौत ही तो है कंपनी का, है ना। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी करने में जितने खर्चे आए, लिक्विडेशन करने में जितने खर्चे आए, उसमें जाएगा वो पैसा। और ये सारे के सारे पैसे फुल में पे होंगे, मतलब ये पूरा पे होगा, इसमें आधा अधूरा नहीं चलेगा, पूरा पे होगा। चलो जी, इसके बाद कुछ पैसा बचा तो अगले स्टेप पे आओ भाई। अगले स्टेप में दो लोग हैं और दोनों की रैंकिंग इक्वली ही है, मतलब बराबर बराबर बटेगा। सबसे पहले वर्कमैन ड्यूज़। अच्छा, वर्कमैन मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाला जो वर्कमैन है उसका ड्यूज़, अच्छा उसका ड्यूज़ मान लो 6 साल का ड्यूज़ है तो पूरा अभी पे कर दोगे। उसमें से अभी जो प्रायोरिटी में है वो सिर्फ 24 महीने वाला। 24 महीने कहाँ से गिनोगे, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से पिछला 24 महीने वाला। तो पिछला 24 महीने वाला तो अभी पे हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी का 3 साल 4 साल से बचा हुआ था तो कोई बात नहीं भाई, 2 साल का तो अभी ले लो, अभी देखता हूँ और बचता है तो फिर लास्ट में फिर से देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसी ढंग से आगे आ जाओ। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिक्योर्ड क्रेडिटर को देने की क्या जरूरत है, सिक्योर्ड क्रेडिटर तो वो है जो सिक्योरिटी लिए हुआ हो, तो सिक्योरिटी बेच के पैसा निकाल लिया होगा। तो सिक्योरिटी बेच के पैसा जब निकाल लिया होगा तो वो थोड़ी आएगा यहाँ पे। ये तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिन्होंने अपने सिक्योरिटी को रिलिंक्विश किया, मतलब उन्होंने छोड़ दिया, है ना। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, मतलब उन्होंने वो सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं किया। वो एक तरीके से नाम सिक्योर्ड क्रेडिटर है पर हालात अनसिक्योर्ड जैसे ही हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमें सिक्योरिटी दी गई थी वो सिक्योरिटी भी बर्बाद हो चुकी है, हमें उनको नहीं देंगे, हम सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं करेंगे, हमें पैसा दो, ठीक है। तो ये तो सेकेंड नंबर पे ये दोनों आ गए, है ना। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में वो क्रेडिटर जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं किया, उन्होंने सिक्योरिटी को नहीं बेचा, उन्होंने सिक्योरिटी को छोड़ दिया, उन्होंने कहा मेरा पैसा दे दो, ठीक है। उसके बाद अब देखिए एम्प्लॉयज़, एक बात याद रखना, यहाँ वर्कमैन, तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के वर्कमैन के डेफिनेशन में जो लोग आएंगे उसको छोड़ के भी तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। अब इस एम्प्लॉय के अंदर तो सारे लोग आएंगे। इस एम्प्लॉय के अंदर कंपनी का एमडी भी होगा, डायरेक्टर भी होगा, कंपनी सेक्रेटरी भी होगा, मैनेजर भी होगा, सब होगा। तो इनका भी, अच्छा इनका भी जो वेजेज हैं या अनपेड ड्यूज़ हैं वो ज़िंदगी भर वाले, जैसे 4-4 साल से ड्यूज़ है सब, या इनके लिए कितने अभी प्रायोरिटी में, अभी कितना इस स्टेप पे कितना, पिछले 12 महीने वाला, पिछले 12 महीने वाला। उसके बाद मान लीजिए इतना कुछ करने के बाद भी पैसा बचा, तब जाके अब आप देंगे किसको, फाइनेंशियल डेट, मतलब फाइनेंशियल डेट और भी किसका, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। मतलब अब स्टेप में अब कौन आया, प्योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसको सिक्योरिटी कभी दी ही नहीं गई थी, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था। उसका भी अच्छा सारा डेट ऑपरेशनल डेट होता है और भी बहुत सारे डेट होते हैं, वो डेट या फाइनेंशियल डेट, फाइनेंशियल डेट उसकी वापसी होगी। चलिए जी, इसके इतना कुछ करने के बाद भी अगर पैसा बचा तो वो पैसा फिर इन दोनों में इक्वली, देखो इक्वली है ना, इनकी रैंकिंग इक्वली है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के प्रति आपका कुछ पैसा ड्यू था जो सरकारी खजाने में जाना था, याद है ना, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब सरकारी खजाना होता है, चाहे वो भारत सरकार का खजाना है चाहे वो किसी राज्य सरकार का खजाना है, उस खजाना में जाना था। तो वो पैसा अब आपको सरकारी पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, सरकारी पैसा मैंने पिछले 8 साल से नहीं जमा किया, तो अभी ये पिछला, ये भी 2 साल वाला, मतलब पिछले 2 साल से जो जमा नहीं किया सरकारी फंड में जो आपको जमा करना चाहिए था, वो 2 साल वाला अभी दीजिए। और मान लीजिए 8 साल से नहीं दे रहे हैं तो और जो 6 साल और पीछे 6 साल वाला बच गया, अभी देखते हैं कि पैसा बचता है तो वो भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आए हैं जिन्होंने अपने सिक्योरिटी को एनफोर्स कर लिया है लेकिन फिर भी कुछ उनका बैलेंस रह गया है। जैसे 10 लाख का किसी ने लोन दिया था, तुमने 10 लाख का एसेट दिया था, पर 10 लाख के एसेट का डेप्रिसिएशन हो गया, वो बच गया 8 लाख, तो बेचारे को एसेट बेचने के बाद भी अभी भी कितना बाकी है उसका, 2 लाख, तो वो 2 लाख अभी यहाँ पर पे हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद
ये सब भी जब हो गया तो उसके बाद अब कोई और रिमेनिंग डेट्स और ड्यूज़ हैं तो वो दीजिए। तो जब पूरे डेट वेट ख़त्म हो गए फिर भी पैसा बचा तो सबसे पहले अब कौन लेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लास्ट में जाके किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, या अगर आपके पार्टनर्स हैं तो, है ना। तो रैंकिंग इस तरीके से है। तो जल्दी जल्दी मुझे सारे बच्चे बताओ कि सबसे पहले किसको मिलेगा। और ये लास्ट वाला है वाटरफॉल अरेंजमेंट, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक्टिव हो जाएं। चलो जी, सबसे पहले तुम लोग बोलो शॉर्ट में, सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी लिखो, सबसे पहले किसको मिलेगा? मैं देखता जा रहा हूं मैं लगातार। सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? देखो कोई बता ही नहीं रहा है, जल्दी जल्दी टाइप करो। सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? चलो गीतांजलि लिख रही है इंसॉल्वेंसी एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सारे बच्चे लिखो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब सबने लिखना स्टार्ट किया। चलो सेकेंड नंबर पे बताओ तो जल्दी जल्दी किसको मिलेगा? वर्कमैन ड्यूज सारा, या अभी इस स्टेज पे पिछले 24 महीने का? तो वर्कमैन ड्यूज पिछले 24 महीने वाला, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ऐसे जिन्होंने कह दिया है कि हम सिक्योरिटी को छुएंगे नहीं, सिक्योरिटी आप ले लो, मुझे पैसा दे दो। चलिए उसके बाद बाकी एम्प्लॉयज़ का वेजेज पूरा, या पिछले 12 महीने वाला भी? अभी पहले 12 महीने वाला, बाद में देखेंगे उसको। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का सारे हर तरीके के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या फाइनेंशियल डेट वाले? फाइनेंशियल डेट वाले। उसके बाद सरकारी जितने भी पैसे आपके बनते हैं पूरा ही दे दोगे, या अभी पिछले 2 साल में जितने ड्यू हुए पिछले 2 साल वाला आप दे दो, उसके बाद जो बचेगा भी आएगा। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर ऐसे जिन्होंने सिक्योरिटी को बेचा है, बेचने के बाद भी उनका कुछ पैसा बच गया है लेना, तो उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद और जो डेट्स बच गए, जैसे यहाँ पे 2 साल के पीछे वाला, यहाँ पे भी 24 महीने से भी पीछे वाला, यहाँ पे 12 महीने से भी पीछे वाला, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें आने के बाद फिर जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जल्दी जल्दी बताओ आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एकदम स्पीड में एक बार में ये पूरा टाइप कर सकते हैं शॉर्ट में, जिससे तुम्हें याद रहे वाटरफॉल अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, है ना। तो जल्दी से मैं देख रहा हूं कि कितने बच्चे, ये स्टेप बनेगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और कहीं कहीं 2 2 है, तो सब मिला के 8 स्टेजेस कितने बच्चे लगातार लिख के दिखा सकते हैं? जल्दी से लिखो स्पीड में। हाँ भारती जैन बोल रही है लिख देगी, तो मैं देखता हूँ ये 8 स्टेज मुझे जल्दी से लिख के बताओ शॉर्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल अरेंजमेंट। और भी सारे बच्चे लिखिए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे लिख सकते हैं वाटरफॉल अरेंजमेंट। आप देखना आज आपको याद ही हो जाएगा पूरा। लिखेंगे तो आप ही को फायदा होगा, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी लिखो। और किसी का 12 मन 24 मन से ज़्यादा वाला है तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा वो बाद में, ठीक है। तो चलिए जी, अब मुझे लगता है कि वाटरफॉल अरेंजमेंट भी मैंने करा दिया है। बहुत दिन से ड्यू था, बच्चे बड़े परेशान थे, वो भी मैंने करा दिया। इसके बाद जो बच्चे सीएस फाइनल वाले हैं, मैं बताऊं उनको, जब आप आईसीएसए का सप्लीमेंट देखेंगे तो उन्होंने कुछ केस लॉस डाल दिए फॉर मोर क्लैरिटी, है ना। तो वो आप वहाँ से क्लैरिटी के लिए पढ़ सकते हैं। एडेड कुछ रिपोर्टिंग्स उन्होंने डाली है, मतलब एडेड है ये सब। अब आईसीएसआई को ने वो नया मॉड्यूल वो लेके आए, वो सीधे तरीके से लागू नहीं कर पाए, तो सप्लीमेंट में थोड़ा थोड़ा डाल के उन्होंने लागू किया है। उसके बाद कुछ एडेड एनुअल रिपोर्टिंग है, तो ये सब एडिशंस हैं, ये सबको एक बार रीड आउट आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए जी, आज का ये मेरा सेशन, अमेंडमेंट सेशन यहीं तक है ना। बाकी मैं आपको बता दूं आज कौन सा डे है, फ्राइडे। फिर मंडे को मैं मिलूंगा मॉड्यूल फर्स्ट के अमेंडमेंट के साथ। तो मॉड्यूल फर्स्ट में अब मेरा जेजीएल हो चुका है, एसबीसी हो चुका है, अब मैं कराऊंगा कंपनी लॉ। मंडे के बाद आता है वेंसडे को मॉड्यूल सेकंड के अंदर ईबीसीएल, और फिर फ्राइडे को ड्राफ्टिंग और जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनकी मैं क्या कराऊंगा एग्जैक्टली आपका अमेंडमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं जो अनाउंसमेंट करने वाला था, मैं सोच रहा हूँ कि जो रिवीजन मैराथन हमने स्टार्ट किया, बाकी टीचर सब कर रहे हैं,
अब मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट के 10 दिन में अब मैं ना डाउट्स मैराथन कराऊं। एग्जैक्टली, डाउट्स मैराथन कराऊं, और वो भी प्रॉपर यूट्यूब लाइव के थ्रू। प्रॉपर यूट्यूब लाइव मतलब टीचर यूट्यूब लाइव पे आएंगे और वो चैप्टर बता देंगे, जैसे चैप्टर 1 to 5। अब इसके डाउट्स मैं लूँगा, यूट्यूब लाइव आएंगे, आप वहाँ टाइप करके बताना कि सर ये हमारे एग्जैक्टली डाउट्स हैं, और टीचर सॉल्व करेंगे उसको। तो मैं कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ। ज़रा बताइए कितने बच्चे इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि देखो मेरा अमेंडमेंट मैराथन तो हो गया, लेकिन और भी जो टीचर्स हैं मैं चाह रहा हूँ कि सबका हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए कितने लोग हैं ऐसे जो तैयार हैं कि सर डाउट्स मैराथन होना चाहिए, वो भी यूट्यूब लाइव पे चैप्टर वाइज होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ, अभी अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जुड़े हुए। अगर आप कहोगे तो मैं करूँगा फिर, क्योंकि मैं अगर आप लोग को याद हो, आप लोग बहुत बच्चे जून वाले भी होंगे, जून में भी मैंने सब कुछ किया, फिर सितंबर अगस्त से चालू किया, फिर रिवीजन मैराथन भी कराया। अब मुझे लगता है लास्ट में बस कुछ बचा है, तो वो डाउट वाला है, वो भी मैं करा ही देता हूँ, है ना। तो बताइए कि अगर ये मैं फिर इस पर मैं प्लानिंग करूं, है ना। बहुत बच्चों को लगता है कि सर आते हैं, मान लीजिए 20 मिनट में, आधे घंटे में अमेंडमेंट करा दिया। आपको मालूम है आधे घंटे की क्लास के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे हमें पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पेज नंबर ढूंढना पड़ता है वो। तो इसी तरीके से अगर मैं डाउट वाला कराऊंगा, तो उसके लिए भी प्रॉपर फिर टीचर से मीटिंग करनी पड़ेगी, टाइम टेबल बनेगा, उसका एडवर्टीजमेंट बनेगा, आप लोग के पास जाएगा, फिर चैप्टर का पूरा लिस्ट बनेगा। तो ये सारा काम होगा। तो अगर आप सब मुझे थोड़ा मोटिवेशन दोगे तो मैं कर पाऊंगा फिर, है ना। करूं फिर, है ना। चलिए जी। तो फाइनली सारे बच्चे यस सर यस सर यस सर बोल रहे हैं। आप लोग आपस में दोस्तों दोस्तों से बात भी कर लेना, है ना। बाकी टीचर्स को भी आप लिखना, मुझे भी व्हाट्सअप करना कि डाउट्स मैराथन अब लास्ट के 10 दिन में अगर हो तो वो अच्छा रहेगा या नहीं। अगर अच्छा रहेगा तो फिर हम कराएंगे, है ना। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलूंगा अगले सेशन में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, कोरोना से बचिए, और भगवान से मनाइए कि जल्दी से जल्दी फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाए।